दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक और शख्सियत के साथ। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर जगमती सांगवान। एक जाना पहचाना नाम है। महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, हरियाणा और पूरे देश भर में गरीब मजलूमों की आवाज़ के रूप में डॉक्टर जगमती सांगवान हैं। एक खिलाड़ी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो देहाती ट्रू फैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस इंटरव्यू का कोई एकेडमिक या प्रशासनिक उद्देश्य नहीं है, ना कोई एक विषय से बंधक है। ये एक आपसी बातचीत और गुफ्तगू है। तो आज आपसे मिलवाते हैं डॉक्टर जगमती सांगवान। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को ये इस लायक समझा कि हम अपनी बात रखें। तो डॉक्टर साहब, एक बार ये बात जानना चाहूँगे, जैसे आज आप ऑल इंडिया लेवल पर, इससे पहले राज्य लेवल पर आपने महिला आंदोलन के विस्तार में, विद्यार्थी आंदोलन पूरी जीवन लगाया, तो थोड़ा एक बात तो ये जानना चाहते आपको कि आपने जो यूँ लगातार न्याय की लड़ाई है, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ इतना लंबा चलना बहुत बड़ी बात है। इसकी ऊर्जा का केंद्र क्या है? देखिए, ऊर्जा का केंद्र तो ये कह सकते हैं कि हम खुद जिन परिवारों से आए हैं, हम बहुत ही छोटी किसानी के परिवार से आए और हमने ये देखा है कि हमारे परिवार वाले चाहते थे कि हमारे सारे बच्चे शिक्षित हों, अच्छी शिक्षा दें उनको, लेकिन सारा समय पे पेशो पेश में रहते थे कि यह चीज़ थोड़ी पढ़ रही है, यह थोड़ी पढ़ रही है। मतलब ऐसे तो हमें ये लगता था कि भाई जो असल में इतनी मेहनत करते हैं, उनके घरों के गुजारे, मतलब आज़ाद होने के बाद देश इतना तो होना चाहिए ना कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका पालन पोषण कर सकें। तो इसलिए ये हम देखते आए, जूझते आए इन परिस्थितियों से। और फिर फॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारा गांव जो है वो शिक्षा का केंद्र है। जनता बुटाना वहाँ पे एक संस्था होती थी, वहाँ पे खेलों का बहुत अच्छा माहौल था। तो हम जब खेतों में काम करते तो उधर से किलकारी आती गोल गोल, हमें लगता हुआ भाई लामणी गोबर पानी ये तो ठीक है, पर थोड़ा सा यो खेलन कूदन का भी मौका मिलना चाहिए था। तो फिर वहाँ पे हम पढ़ने लगे। जब स्कूल में जाते थे तो एक हिंदी की टीचर आई थी, फूलवती जी हमारी, उन्होंने वॉलीबॉल खिलाना शुरू किया और हमें इतना अच्छा लगा कि ईब तो भाई हम भी, मतलब जो हमारे यहाँ पे लड़के जो रोज़ गोरा खेल रहे हैं, हमने भी मौका मिल गया। तो हम सारे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सारा दिन मैडम के साथ जी वॉलीबॉल खिला दो, वॉलीबॉल खिला दो। और फिर फॉर्चुनेटली इंडिया की टीम में आने का मौका मिला मुझे। मैं 80, 81, 82 इंडिया के लिए खेली वॉलीबॉल में और एक बार एशिया में हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया। तो उससे थोड़ा दुनियादारी को जब देखा, विदेशों में गए उस छोटी उम्र में, मतलब विद्यार्थी होते हुए, तो ये लगा कि भाई दूसरे देशों में लड़कियों के लिए, लोगों के लिए, मतलब गरिमापूर्ण जीवन की जो न्यूनतम हालात हैं वो मुहैया थे। तो हमें ये लगा कि भाई हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपने देश में कुछ बदलाव की, जाके अपना व्यक्तिगत ही नहीं परंतु सामूहिक रूप से हम विकसित हों, इसमें कोशिश करें हम। तो वो जो ऊर्जा है, वो जो खेल के माध्यम से एक्सपोजर मिला, रिकॉग्निशन मिली एक तरह की, तो उससे ये ऊर्जा की शुरुआत हुई। और फिर जब इस सफ़र पे चले तो आगे से आगे लगता रहा कि हाँ, एक के बाद एक चुनौतियाँ आगे भी हैं। एक ये जानना चाहते हैं, जैसे आमतौर पर कोई किसी व्यक्ति को खेल में मौके मिलते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं वो, तो फिर उनके पास पैसा मॉडल आ जाता है, चकाचौंध देखो व्यक्तिगत करियर संवारने की तरफ चले जाते हैं, प्रोफेशनल वो अकेडमियाँ वगैरह डेवलप करते हैं। आपका जीवन एक सामाजिक सरोकार से लैस रहा। आपने मतलब जो समाज सुधार आंदोलन है या गरीब लोगों की आवाज़ें उठाना है, या एक प्रकार से हरियाणा में युवा लड़कियों के लिए खेलो ये एजेंडा इनपुट करवाने में चाहे भ्रूण हत्या पे पूरा जीवन झोंक दिया। आपके अंदर जो सोशल सरोकार, आज भी आप एडवा में या दूसरे संगठनों में काम करते हो, इसमें जैसे आपके कोई रोल मॉडल या जैसे आदर्श या कोई ऐसी किताबें या लेखक, वो क्या चीज़ है जिनसे आपने इस आकर्षण में आपको खींचा और वो लगातार आज भी आप चल रहे उस पर?
देखिए मुख्यतः तो जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है जहाँ पे हम पढ़ते थे, मेरे को पढ़ने का मौका मिला बाई चांस, क्योंकि वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो पहले बंद पड़ा था, फिर रीओपन हुआ। और उसमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं 20 जो हर साल, उनको फ्री एजुकेशन और रेजिडेंशियल फैसिलिटी सब कुछ, इक्विपमेंट सब कुछ फ्री था। तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे जब स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मैंने लिया, तो वहाँ पे जो विश्वविद्यालय जो हैं वो असल में ही विचारों का मेला था एक तरह से। और वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन थी, वो स्टूडेंट यूनियन बहुत ही प्रगतिशील संगठन था। वहाँ पे कैंपस पे 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट करती थी स्टूडेंट यूनियन, और हम उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो वहाँ से थोड़ा सा विचारों के विकसित होने का, विश्वविद्यालय पे पढ़ने से और फिर ये इंटरनेशनल एक्सपोजर से, मेरे ख्याल से ये चीज़ है जिसने थोड़ा सा व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठा के सामूहिक जो सरोकार है, साझले जो हित है, मतलब उनकी तरफ काम करने के लिए हमें आकर्षित किया। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगी आपसे, जैसे जिस समय आपका जन्म हुआ, आपने आँखें खोली, उस समय वो कब हुआ, आपके पारिवारिक परिवेश कैसा था, उस समय गांव का माहौल कैसा था, थोड़ा आपका जैसे फैमिली का परिचय नहीं हुआ आकर, वो और बताओ जी। मेरा जो परिवार है वो बुटाना गांव की हूँ मैं, और 2 जनवरी 1960 को मेरा जन्म हुआ, जो लिखा हुआ होता है हमारा, याद तो नहीं रहता पेरेंट्स को। और मेरे फादर जो हैं वो नंबरदार थे हमारे गांव के, और चौधरी बल्लेराम नंबरदार, हाँ ये उसी नाम से जाने जाते थे। और मतलब हम 5 भाई 3 बहन हैं, मैं सबसे छोटी थी उनमें। मतलब हम छोटी किसानी से ही आते थे। और लेकिन मेरे भाई जो थे वो भी, जैसे मैंने बताया कि जनता बुटाना जो स्कूल था, संस्था थी हमारे यहाँ पे, चौधरी दजाराम जी ने विकसित करी थी वो। तो वहाँ पे फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम होती थी। तो वो भाई अरबी मेरे जो हैं बहुत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन रहे। अच्छा, ये एक विरासत में मिली आपको। हाँ, और फिर हमारा क्या नाम था उनके भाई का जो खिलाड़ी थे? भाई का नाम कृष्ण था, और दूसरे का नाम सुभाष था, जो मतलब आगे तक खेले। बाकी वैसे तो हमारे गांव में सारे बालक खेला करते फुटबॉल, जनता बुटाना संस्कृति बन गई वो गांव में फुटबॉल की। फिर हमारा परिवार जो आर्य समाजी जो विचारधारा है, मेरे दादाजी जो है उजाला राम चौधरी, अच्छा, वो आर्य समाज के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रवर्तक थे, मतलब। अच्छा, तो इसलिए फिर लड़कियों के लिए भी उस परिवार के अंदर थोड़ी जगह थी कि भी उनको भी पढ़ लिख के आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो ये जो पारिवारिक भी परिवेश था हमारा, थोड़ा सा मतलब इसने मदद करी, प्रगतिशील वातावरण था आपके घर में ये। हाँ। अच्छा, एक और जी, वो दौर ऐसा भी था जिसमें आमतौर पर लड़कियों को इस ढंग से एजुकेशन में नहीं दिया भेजा कर दे, जो आपके 70 के दशक में ही पढ़ाई, यहाँ जो दौर देखा उस दौर में भी। एक और बात आपके बीच से जानना चाहते थे जी, जो मतलब आपने जो सामाजिक सुधार के कार्य या जो संगठनों से जुड़ाव हुआ आपका, इसकी क्या प्रक्रिया रही? जैसे आप बता रहे हो खुद छात्र यूनियन है, तो उनके कैसे संपर्क में आए, और फिर उसकी क्या प्रक्रिया घटित हुई? जैसे कोई व्यक्ति के माध्यम से आता है जुड़ाव, कोई पुस्तक के माध्यम से आता है, हाँ। कोई एक मेथड तो होता है, एक विधि। हाँ। मैं स्टूडेंट यूनियन जो थी हमारी यूनिवर्सिटी की, पहली बार उसमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नॉमिनेट होता था एक हमारी यूनिवर्सिटी, रिप्रेजेंटेटिव लेते थे उसका। हाँ, मतलब बाकी तो इलेक्टेड होते थे। एक जो ओवरऑल टॉपर होता था जो यूनिवर्सिटी का, तो मैं स्पोर्ट्स में भी और एकेडमिक्स में भी, दोनों में टॉपर थी। तो आउटस्टैंडिंग वो स्टूडेंट होने के नाते मैं स्टूडेंट यूनियन में जो रही, और वहाँ पे जो रोल प्ले किया मैंने छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, छात्रों की समस्याओं को सामने लाने का, उनका समाधान करवाने का, तो वहाँ से ये जुड़ाव जो है एक तरह से एक मतलब टर्निंग पॉइंट वो बना मेरे लिए। आपने वहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन भी ज्वाइन करी उस दौर में? जैसे हाँ।
बिल्कुल। जब हम स्टूडेंट यूनियन में मैं अपनी मतलब वो भूमिका अदा कर रही थी, तो उसी समय पे मैं एसएफआई जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके संपर्क में आई, और हमने बड़े बड़े आंदोलन जो है कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कैंपस के ऊपर लड़े। ये कौन से सन तक रहे है जी वो दौर आपका जब एचएयू के वो स्टूडेंट थे? हाँ 1980 से लेके और 85 तक। अच्छा। मैंने वहाँ से बीएसएस करी, फिर एमएससी करी थी यूनिवर्सिटी से। तो उस दौरान लगातार मैं छात्र आंदोलन से जुड़ी रही। ये सही है कि क्योंकि खेल और पढ़ाई दोनों करने थे मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा समय उतना नहीं दे पाई उस समय पे कि केवल मतलब छात्र नेता के रूप में आ जाऊँ आगे। परंतु जब भी मौका मिलता तो मैं चली जाती थी, क्योंकि जब मैं मेरे ख्याल से पहली लड़की हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की और हरियाणा की भी वॉलीबॉल की जो इंटरनेशनल लेवल पे खेली। तो बहुत तरह की ज़रूरतें होती थी, नई तरह से चीज़ों को देखना करना। तो उसमें स्टूडेंट यूनियन और एसएफआई जो है उन्होंने बहुत मदद करी थी उस समय पे, और सारे ही खिलाड़ियों की वो करते थे मदद। बहुत बड़ा योगदान है। आज गांव में लड़कियां खेलती हैं। ये उस दौर की शुरुआती लड़कियां जिन्होंने इन बाधाओं को तोड़कर महिलाओं के लिए खेल का एक स्पेस बनाया। एक और बात मैं आज थोड़ी जानने की कोशिश कर रहा था, जैसे आपने अपना जीवन में बहुत खतरे उठाए, सामाजिक खतरे भी उठाए, और हो सकता है कि जैसे कोई लालच की दुनिया में चल कर कोई आपके पास ऐसे ऑफर भी आए होंगे किसी न किसी राजनीतिक दल की ओर से, आप हमारी पार्टी में आपको टिकट देंगे। बहुत से लोग इस लहर में गए भी हैं, और पैसों के लालच भी। तो आपने जो जिस राजनीति की शुरुआत करी, जैसे बतौर वामपंथी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को आपने अपनाया, तो इसका मूल कारण आप क्या देखते हो? आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटियां थी बाद में, अलग अलग चौधरी देवीलाल के राइज का एक दौर था, वो चौधरी भजनलाल का एक बहुत बड़ा सेंटर था उधमपुर में, चौधरी बंसीलाल की एक मुहिम में थी, बहुत से ऑप्शन हो सकते थे आप पर। तो आपने जो मार्क्सवाद की विचारधारा की लाइन में या जो वामपंथी आंदोलन से जुड़े, इसका मूल कारण, इसी का चुनाव आपने क्यों किया? वो जैसे मैंने बताया कि हमारे घर में थोड़ा सा मतलब आर्य समाज के होने के नाते मतलब अच्छे विचारों का आदान प्रदान, खुला माहौल, ये सारा था। और हमारे घर में भी हम बहन भाई बैठ के शाम को पढ़ते थे, हम 2-3 घंटे लैंप लगाकर, और उस टाइम पे सारी पॉलिटिक्स और ये सब पे चर्चा करते थे। माहौल था। हाँ, और फिर यूनिवर्सिटी में जाके और भी अच्छा माहौल मिल गया वहाँ पे जो है। तो इस वजह से जब वहाँ पे यूनिवर्सिटी के कोई भी चर्चा विमर्श किसी तरह का होता, तो इसलिए मुझे ये लगता था कि जो भी टाइम है मैं भाग के मतलब सुनूं, जाके उसमें शामिल रहूं, जिस तरह का जो है। तो मेरे ख्याल से ये जो थोड़ा सा खुला वातावरण मिलना और पारिवारिक बंदिशें थोड़ी कम होना, तो परिवार की प्रगतिशील विरासत और विचारधारा का आकर्षण, और उसके लिए मतलब सुविधा मिलना सबसे बड़ी बात थी ये। क्योंकि मैं भी मतलब जैसे 10वीं पास करी, हमारी जो टीम थी वॉलीबॉल की मेरे गांव की, वो टीम हरियाणा में 2 साल में 1st-2nd नंबर पाने लगी थी। फिर 10वीं में आ गए हम सारी जन। फिर न्यू सवाल खड़ा होया कि भी 10वीं के बाद जाना पड़ेगा शहर में पढ़ने। तो फिर घर के पढ़नी बेचें, जिस तरह का हमारे यहाँ विचार है। तो केवल मैं और एक और लड़की मेरी टीम की जो है, वो हम गोवाना हमारा दाखिला हुआ था। अच्छा। और डेली अप डाउन करते थे वहाँ से। और उसमें फिर हमारा अनुभव जो था, बस निया में खड़े रहो अड्डा पे, फिर खेल कर गोवाना जब मतलब वापस आना हो, आधी रात हो जा, घर के विसा से हमारे विसा से। तो 1 साल में छक से गए थे कि भाई यू पुगन आला को नहीं। पर सौभाग्य की बात ये है कि उस टाइम पे चौधरी देवीलाल की सरकार थी, उन्होंने जो खेल कूद महाविद्यालय बंद पड़ा था उसको खोल दिया, दोबारा रीओपन हो गया वो। तो वो जो उसकी वजह से जो सुविधा मेरे को मिली ना, मतलब खेल कूद की और ये जो खुले वातावरण की, असल में तो सबसे बड़ा रोल जो है वो इसने अदा किया है। और सभी लड़कियां अगर उनको मौका मिले और इस तरह से सरकार की सपोर्ट मिल जाए, तो मेरे से भी मेरे गांव की 2-3 लड़कियां ज़्यादा प्रतिभावान थी, लेकिन वो आगे नहीं भेजा घर वालों ने।
तो सब लड़कियां बहुत अच्छा हमने वो कर अलाउड सकती होता तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर बेहतरीन परफॉर्म करती है। करती बिल्कुल वो और करती क्या, मेरे को तो इतना मलाल रहता था कि जब हम हारते थे वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे सियोल में गए पहली बार हम, और हम जाकर देखा भाई लड़कियां जो टेक्निक प्रयोग कर रही है वो 1 लेग टेक ऑफ बोलते हैं वॉलीबॉल में, उसमें तो मेरे गांव की छोरी महारत हासिल थी हमको। और मुझे लग रहा कि हम देखो अब जापान से हार गए, अब चीन से हारना है, और जब मेरे गांव की वो लड़की होती ना तो धमाके ठा देती। अब तो हम ब्रॉन्ज मेडल लेके जा रहे हैं, एंड मुमकिन था कि भी हम गोल्ड भी ले सकते जैसे एक थोड़ा उस दृश्य के बारे में बताए, जब आप एक कैप्टन थे बतौर, और जब वो एशिया का कप जीते आपने, वो कहाँ मैच हुआ, वो क्या पल थे जब आप मतलब आपने एक देश का नाम भी रोशन कराया? हाँ, वो हम सियोल गए थे शुरू में, साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, वहाँ पे खेलने गए हम, और पहली बार इंडिया से बाहर ऐसे निकले थे, और भाई हमने देखा इतनी लंबी लंबी लड़कियां 6-6 फीट की। ऑस्ट्रेलिया की टीम देखा तो न्यू देखना पड़ा हमने। हम यहाँ पे जब हमारे यहाँ इंडिया में होता था ना नेशनल होते हैं, तो वो जो पौंडीचेरी वगैरह की टीम बेचारी पतली पतली और सांवली सांवली ऐसी होती थी, तो हमें लगा कि अरे हम तो यहाँ पे एशिया में मतलब पौंडीचेरी हो गए। ठीक बात ये लगा। वी वर द वीकेस्ट इन दैट वे फिजिकली। अगर ये कौन से सन में था वो मैच जी आपका? 1980 में। 80 में था वो। हाँ, तो उस मैच में आप विनिंग रहे? उसमें हमारा एशिया में ब्रॉन्ज मेडल आया। ब्रॉन्ज मेडल आया। हाँ। किस कंट्री के साथ था आपका मैच? वो हमारा मैच था बहुत सारे कंट्रीज से हम खेले। कई मैच जीते लगातार? हाँ, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंटल की सारी टीमें सारी। तो फिर हम हारे केवल मतलब चीन से और जापान से, और दूसरे कंट्री से आप जीतते लगातार? सबसे जीत गए। मतलब शानदार प्रदर्शन था वो फिर भी उस दौर का। फिर भी मतलब अच्छा प्रदर्शन था। और फिर जो एशिया के लेवल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनको फिर वर्ल्ड लेवल पे खेलने का मौका मिलता है। फिर 81 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई मैक्सिको में, तो मैक्सिको गए हम 81 में फिर खेलने के लिए। तो फिर सारे वर्ल्ड की टीम देखी हमने वहाँ पे, तो फिर हमें सारे चुनौतियाँ अपनी समझ में आ गई कि भाई हम कितना क्या कर सकते हैं। फिर 1982 में दिल्ली में एशियाई खेल हुए थे अपने यहाँ पे, बहुत बड़ा आयोजन था वो एक तरह से। तो उसमें फिर इंडिया की टीम में खेलने का मौका मिला हमें। तो फिर हमने और सारे एशियन कंट्रीज के खिलाड़ी और उनके लेवल ये सब पता लगा। और वो जो दिल्ली में खेल हुए हमारे, तो मतलब मैं लेफ्ट हैंडर थी, तो वहाँ पे हम चाइना के साथ खेल रहे थे और मतलब 0-0 पे हार रहे थे हम। तो फिर मैं लेफ्ट हैंड से लिफ्टर होता है ना, उसका एक एडवांटेज होता है। मेरे को बहुत गुस्सा सा आया, मैंने उठाकर, वो मार नहीं पा रही थी हमारी स्मैशर, मैंने उठाकर खुद बॉल मारी तड़ाक, और 1 नंबर बन गया। चलो एक तो हमारा 0 टूटी भाई ये तो। सारे लोग जो इंडिया के थे वहाँ पे और हरियाणा के ज्यादा जाओ दिल्ली देखने, बोले 1 नंबर बना, वो भी हमारे हरियाणा की छोरी ने बना। भाई ये हमारा मतलब सुखद पल है ये जीवन के यादगार में। हाँ। फिर आपने जैसे बतौर एजुकेशन डिपार्टमेंट कब ज्वाइन करा? जैसे आप लंबे टाइम तक आप कोच या पढ़ाया भी है आपने, सिखाया है वो? मैं हाँ, पहले तो हमने ये संगठन बना लिया था पास आउट करते ही 85 में, 1985 में जनवादी महिला समिति का गठन कराया। महिला समिति का गठन करने में मैं फाउंडर मतलब उसकी सेक्रेटरी बनी थी हरियाणा में। तो वो हमने काम शुरू किया। बुनियादी काम थोड़ा सा भारी होता है, तो वो बुनियाद रखने वाला काम हमने किया यहाँ पे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का। तो 1-2 साल तो उसमें निकल गए। फिर थोड़ा सा मतलब ये ठप्पा भी लग गया कि ये तो लेफ्ट विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इंद्रजीत से शादी हुई। इंद्रजीत जो है यूनिवर्सिटी का 2 बार छात्र नेता थे, वो प्रेसिडेंट रहा और इमरजेंसी में जेल में भी था। तो ये भी हो गया था, तो नौकरी मिलने में दिक्कत होने लगी। बताओ, देखो आप एक नेशनल अवार्डी और फिर भी मतलब नौकरियों में भी संकट। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे MDU में पोस्ट निकली थी, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स। अच्छा जी। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे मिस्टर कपूर सिंह, अच्छा, उनके पास जो लोग भेजे कि या तो कामरेड है, फिर रोज हड़ताल होंगी, ये होगा वो होगा। वो बोला भाई चाहे या कामरेड हो और चाहे या साध्वी हो और चाहे या कुछ भी हो, जब
मेरिट में आवेगी ना तो चाहे या ईएमएस की पोती हो हाँ। फिर भी लूंगा, ठीक पर बात जब मेरिट में नहीं होगी तो मैं बहुत सज्जन आदमी थे, देखो उन्होंने स्टैंड लिया उस दौर में। हाँ उन्होंने फिर मेरिट में तो हरियाणा में मेरा कोई पैरेलल ही नहीं था। हाँ। तो फिर मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स का। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये बैठने वाला काम है इसमें, और तब तक मैं खेल भी सकती थी, खिला भी सकती थी। फिर मैंने 3-4 साल तो हर साल नौकरी बदली, जो अच्छा, नौकरी मैंने चाहिए वही मिली। अच्छा ये तो फिर उसके बाद कौन सी नौकरी ज्वाइन की? उसके बाद फिर मैं अल्टीमेटली एमडी यूनिवर्सिटी में मतलब डायरेक्टर वुमेन स्टडीज सेंटर जो है उसकी भी मैं फाउंडिंग डायरेक्टर रही वहाँ पे। तो वहाँ से फिर मैंने वीआरएस ले लिया, वो सेंटर वहाँ पे स्थापित करने में मदद करके। और 9 साल पहले अभी मेरी नौकरी बची हुई थी, लेकिन क्योंकि मेरे को ये मेरा जो सामाजिक काम है ये ज्यादा आकर्षित करता था। और वो तो यूं था भाई, एक बेटी भी थी हमारी, एक बेटी है, तो उसकी पढ़ाई और उसका वो था, वो उसकी पढ़ाई और जो शादी का हो गया तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी अपनी। और अब मैं महिला आंदोलन के साथ ही लगातार पिछले 10-12 साल। एक और बुनियादी प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा जी, जैसे मतलब आप जितनी ज़्यादा इन प्रक्रियाओं से गुजरी है, मेहनत की है, और जो दौर आज आप देख रहे हो, मतलब आज आप मैं एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपने पूरी जवानी लगा दी, ये बुढ़ापे की तरफ का दौर है। और आज आप देखते हो ना, मतलब एक जो मतलब दकियानुसी, रूढ़िवादी, मनुवादी विचारधाराएं या कुछ इस तरह के जो सत्ता और शासन प्रशासन की तरफ से महिलाओं पर अंकुश, जैसे आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी कहते भी है महिला का स्थान तो रसोई और बिस्तर तक होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन नहीं होना चाहिए। या सत्ता पर भी आप देखो, आपने स्पोर्ट्स की दुनिया ज़्यादा देखी है, मतलब ब्रजभूषण जी के केस हैं, या कोचों के जो हालात हैं, आपने वो भी संदीप सिंह वाला घटनाक्रम लड़ा। उससे पहले एक और बड़ा आंदोलन था जिसमें आप नेतृत्व में थी, वो एडीजी ने जो एसपीएस राठौर ने रुचिका गिरोत्रा के साथ किया। अब मान लिया जो हालात थे, जो ये क्षणांध मची हुई है इस दौर में, और जो जहाँ पहुँच गई स्थितियाँ आज हालात ये होगी, मतलब अस्तित्व तक के संकट हुए, तो इन हालात में मतलब जो विचारधारा का जो एक हमला है, खास तौर पर महिलाएं जो टारगेट हैं, जो पितरी सत्ता का है, या फिर जातिवाद का भी जो एक दौर है, जहर है, इसमें आपका क्या मत है, क्या देखते हैं इनके जो प्रभाव है एक आम लड़की पे, एक महिला पे किस ढंग के पड़ रहे हैं, या किसको एक आम महिला को, युवा लड़की को कैसे प्रतिरोध करना चाहिए इन चीज़ों का? मतलब जैसे छेड़खानी तक तो एक बात होती, तब तो इतनी भयानक स्थिति होगी कि मतलब मार देते हैं, मतलब इस तरह से, मतलब प्यार के नाम पर एक्सट्रीमिज्म पे तेजाब के कत्ल कर देते, इस तरह का जो दौर आ गया आज, ये जो एक सड़ी गली का जो मेंटालिटी, इस पर आपका क्या मानना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है ये महिलाओं की सुरक्षा के हिसाब से। अब मतलब मंत्री जो है वो खुद अगर यौन हिंसा करते, खेल मंत्री खिलाड़ियों के साथ यौन हिंसा करता है अगर, तो इसको तो कहा भाई बाढ़ खेत न खा, इसका आगे तो पतन की कोई इंतहा नहीं है ना। और जिस खेत में बाढ़ खान लग जाए उसका कोई भविष्य नहीं होता। तो हमने जब ये देखा कि हरियाणा की बेटियां जिस फील्ड में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, पूरी दुनिया को हरा के आ गई है हमारी बेटियां, जो ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अगर वहीं पे बाढ़ खेत न खान लग जाएगी तो फिर लड़कियां जो जितना हमारे अभिभावकों ने, सरकारों ने मिलकर कोशिश करी आगे लाने की, तो फिर ये तो वापस हो जाएगा दौर, अपनी बेटियों को कोई खेलन बेच जाए नहीं गा। तो इसलिए फिर हमने जो अपना हमारा संगठन है, भले ही हम मुख्य धारा की राजनीति में उस तरह के लोभ लालच और ये जो है उनमें नहीं गए हम, परंतु हमने जब ये तय कर लिया कि भाई इस फील्ड में अगर ये हो रहा है ना, तो इसको तो फाइट आउट करना हमारा मतलब सबसे प्राथमिकता का काम है। तो हमने जब तय करके, और ये जो खेल मंत्री था हरियाणा का, इसके खिलाफ जब आंदोलन छेड़ा, तो हमने देखा कि उसके पिता भी हमारे साथ आके खड़े हो गए, जो बिल्कुल परिवार असहाय महसूस कर रहा था एक तरह से कि अब करा तो क्या करा। मतलब कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, लड़की का मामला, कितनी संवेदनशील जगह है दोनों, मतलब मिटा दे हैं घराना ऐसे लड़ने वालों, सिंगर में भी उसका परिवार ही मतलब जो आपने मार दिया, बताया अभी कि भाई किस तरह खत्म कर देते हैं। तो उस स्थिति में मतलब हमने उनका हाथ थामा और कहा कि भाई मिल के लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है।
और इस फील्ड की सफाई अपन रखनी जरूरी है। मतलब जो खेल संघों में एक प्रकार के जो गलत एलिमेंट बैठे हैं ना, हाँ। इसकी सफाई होनी अभी बाकी है, अभी बाकी है। जो डिजरो लोग वहाँ होने चाहिए, हाँ, जैसे काबिलियत उस के। पे मतलब बाढ़ तो दर दिया। हाँ, शुरुआत तो सफाई होगी। की, हाँ। शुरुआत तो तो होगी। वो जब हमने मतलब ये 20-25 दिन के अंदर हमें 10-10 थाने जो हैं वो देखने पड़े हैं इस बताओ। उम्र में। हाँ भाई, मतलब हाँ, हाँ। हम महिलाएं जो थी, जनवादी महिला, हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग मतलब वहाँ की सर्विस में रही, हाँ। उसके सामने पुलिस ने हमें वहाँ पे रोड पे घसीटा। बताओ। जब मुख्यमंत्री शर्म आ रहा की था बात है, वहाँ पे, हाँ। तो लेकिन उससे ये हुआ कि उस लड़की को तो हौसला मिलता चला गया और सरकार के ऊपर 100 सवाल खड़े होने शुरू हो कट गए। गए हम आगे। हाँ, कटघरे डिफेंसिव में, आगे वो लोग। हाँ, कटघरे में आगे वो ऐसे। तो वो जब यहाँ पे ये सारा आंदोलन से खेल मंत्रालय वापस लिया हाँ, गया, लिया, हाँ। हाँ, तो और फिर हर जगह पे जहाँ गया वहीं पे विरोध protest हुआ हुए, उसके, हाँ। हाँ, लोग आम नागरिक भी हाँ। विरोध में आए, उसके पंचायतें हुई हाँ, उसके खिलाफ। मुख्यमंत्री भी, या भले ही उसने ये बकवास कर दी हो कि भी कोई भी लड़की अनर्गल आरोप लगा दे तो मंत्री थोड़े हटाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद आब उतरी हुई थी उसकी मंत्री की जो है। वजन नहीं था बात हाँ, में। वजन नहीं था तो उसको टिकट नहीं थी, मक्खी मारा अपना गला हाँ, वो बैठा। उसका राजनीतिक रूप से वो ठिकाना लग गया। हाँ, हाँ, यही होना था कीमत उसमें। चुकानी। और FIR जो है उस पे चल रहा है केस, मतलब सजा हो पक्का। वो तो राठौर जी को भी हुई जैसे हाँ, केस में। राठौर जी को भी हाँ। वो। एक और और सवाल दुख की बात ये है कुलदीप कि राठौर जी वाला आपने केस याद दिलवा दिया हाँ, कि वो जो राठौर थे जिन्होंने 14 साल की एक बिना रुचि का गिरफ्त रहा। हाँ, बिना माँ की बेटी के साथ इस तरह का किया, हम्म। तो जनता ने तो ये दिल दिखाया कि उसकी दोस्त की माँ और बाप ने मतलब वो अपनी बेटी समझकर उसका साथ दिया। हाँ, हाँ। लेकिन ये जो तीन मुख्यमंत्री आए उसके बाद जो है, जब DGP राठौर को सजा हो चुकी उसके बाद, क्योंकि वो रिटायरमेंट पे था, तो उसको अगर ज्वाइन नहीं करवावे तो उसके वो पेंशन के पर्क्स जो है सारे जो मिलते हैं वो नहीं मिलते उसको। तो हमने ये देखा कि 3 दलों की सरकारें आई यहाँ पे, उसको तो अवार्ड भी दिए गए, हाँ, प्रमोशन और पदोन्नतियां दी गई। उसके पालम खड़े रे बैरी 3 मुख्यमंत्री मतलब अभी आए हैं। हाँ, वो तो मुद्दा भी इसलिए उठ गया, परिंदा करात जी ने हाँ, पार्लियामेंट में उठाया, वरना वो तो उसको भी बिल्कुल मतलब कर गए थे बिल्कुल, साइलेंट। हाँ। तो यहाँ की जो राजनीति है हरियाणा की, ये बेटियों के मान सम्मान के साथ खड़ी होने वाली राजनीति नहीं है। न्याय की राजनीति नहीं है। ये बिल्कुल मतलब इनकी जो ये इस तरह की महिला विरोधी राजनीति है उसी का नतीजा है। लिंग अनुपात आज हमारे हरियाणा का इतना गिरा हुआ है। तमाम तरह के वो योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत क्या? उसमें तो आपने भी रखे हैं जो आपने पूरा जो भ्रूण हत्या का जो ये जो खास तौर पर जो अल्ट्रासाउंड की मशीनों के आने के हाँ। बाद जो कत्लेआम हुआ, हाँ, और हरियाणा वो जगह था जहाँ विश्व में सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं हुई हाँ, हैं। और इससे पहले भी भ्रूण डॉक्टर हत्याओं के साहब खिलाफ कानून बनवाने में हमने इतना काम किया, हमारे संगठन ने, हमने हाँ। कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो कानून बनाने के लिए बनी थी उसने हमें इनवाइट किया कंसल्टेशन के लिए। हाँ। मैं उस कमेटी के सामने अपने हरियाणा का वो दृश्य रखने के लिए मौजूद थे। हम 3-4 टीम थी हमारी। तो ये हमने यहाँ पे करते हुए सारे मुकामों पे इस चीज़ का मतलब कड़वा अनुभव रहा है कि भाई जो राजनीति में महिला विकास की जो जगह है यहाँ पे वो आज तक भी नहीं है। और वो अगर महिलाओं को जो सम्मानजनक स्थान होना चाहिए नहीं राजनीति में, वो मिला नहीं। इसको थोड़ा यूं भी देख सकते हैं, जो बुर्जुआ या पूंजीवादी या मुख्य धारा के जो राजनीतिक दल हैं, इनका कोई महिला नेतृत्व वो छाया बन के ही रह जाता है। हाँ। ये हरियाणा जहाँ सन्नो देवी सही स्पीकर कह रहे हुई, हो। हाँ। प्रसन्नी देवी हुई, हाँ। ओम प्रभा जैन हुई, हाँ। याद भी को महिला नेता वो किसी न किसी लीडर के साथ मतलब उसको कुल मिला के बहुत सी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। वो मतलब वो एक सामाजिक भूमिका में सोशल आ नहीं पाती। जैसे एक दौर में वृंदा, एक दौर में जैसे मतलब दूसरे स्पेक्ट्रम में जीवन इंदिरा गांधी जी का एक कद था, उस तरह का यहाँ पनप्या नहीं वो माहौल, वो जगह है। मतलब आज एक कोई लड़की ये मैं राजनीति में एक सामाजिक पहचान बनाऊंगी, ये एजेंडा ही नहीं खुलता। आम आदमी मुझे सोचता ही नहीं मेरी छोरी राजनीति में जाओ। 50% पंचायतों में जो है महिलाओं को आरक्षण मिला था और हमने पूरा जोर लगाया कि महिलाएं जागरूक होके और उसमें पंचायत और आन भी लगी थी।
हाँ। भाई एकदम तो देखो कुछ भी नहीं होया करता, मतलब धीरे-धीरे- खिड़कियां खुली थी, वो द्वार हाँ, खुले थे। वो द्वार खुल गए थे, मतलब रोटी भी बनाने लगा तो धीरे धीरे गोल बने बिल्कुल, है वो। बिल्कुल। और आदमी पुरुष ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से सीख का रहे हो, वो भी आ रहे सीख रहे सारे काम। लेकिन वो जो 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, उसमें फिर ये जो वो है, ये भाजपा की जो सरकार है, भाजपा की सरकार ने आते ही मतलब उसी के ऊपर जो है कैची चलाई कि जो अनपढ़ है वो तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते। हाँ। मतलब उससे 66% महिलाएं जो हैं वो चुनाव लड़ने के दायरे से बाहर हो गई हो। तो वो जो 66% महिलाएं जो पंचायत का चुनाव लड़ती और अपना रोल प्ले करती, ये होने से अब ये हो गया कि वो जो राजनीति में महिलाओं के आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो बनी थी ना एक, वो बीच से तोड़ दी गई। तो ये करती यही है ये सरकारें कि अगर जन दबाव में कुछ देना भी पड़े तो एक हाथ से देना, दूसरे से छीनना, ऐसा करती आ रही है आचरण जो महिलाओं के साथ।